कि किसी ने कहा कि जी इट इज़ अ बेसिक राइट ऑफ अ चाइल्ड टू बी स्कूल्ड। तो मैंने उसको रोक के कहा कि जनाब नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बच्चे का बुनियादी हक स्कूल नहीं है, बच्चे का बुनियादी हक तालीम है। तो मैंने उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमने स्कूल और एजुकेशन को एक जैसी चीज़ समझना शुरू कर दिया। ये समझ लिया कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही होती है। स्कूलिंग है, जिसे आप पब्लिक एजुकेशन या स्कूलिंग का मॉडल कहते हैं, उसमें क्या मसले हैं। लेकिन सबसे पहले तो इशू ये है कि ये एक फैक्ट्री मॉडल है। कई बच्चे होते हैं जिनको एक स्पेशल टेंशन चाहिए होती है। उनमें कुछ ऐसी गॉड गिफ्टेड स्किल्स होती हैं जो कि आम आपकी चीज़ों में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। आपको एक बच्चा उसमें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, उसको इससे इंटरेस्ट नहीं है, तो होना तो ये चाहिए कि हम उसे किसी क्रिएटिविटी के सब्जेक्ट में डालें। लेकिन स्कूल क्या करता है, उसको मैथ्स में फेल करके उसके माँ बाप को बुला के कहता है, वो बेचारे ट्यूशन पढ़ा के उसको मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो बच्चा सारी ज़िंदगी इसी एहसास कमतरी में रहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे नंबर नहीं आए। कि मैं स्कूलों के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन 2010 में मैंने ऑफिशियली होम स्कूलिंग पे काम शुरू किया था। 2010 से पहले तकरीबन मेरा ख्याल 3 4 5 साल पुरानी बात होगी, उससे भी पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और जो एजुकेशन के ऊपर था, तो उसमें मुझे काफ़ी एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करने का टाइम मिला, मौका मिला। बहुत कुछ मैंने दुनिया में देखा। डैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर कि दुनिया में एजुकेशन के साथ क्या हुआ है और क्या प्रॉब्लम्स हैं। जबकि मैं ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मुझे एकदम वो क्लिक बातें इसलिए करती हैं कि जब मैं उन बातों को अपने एक्सपीरियंस से मैंने रिलेट करना शुरू किया, तो मुझे पता चल गया कि जब मेरे पास तो वो सावधान है कि एज अ काउंसलर वो बच्चे तो आ रहे थे जिनके मसाइल होते हैं। कई बच्चे आ रहे थे जो स्कूलों में जिनके मसाइल थे, स्कूलों से निकाल दिया जाता था या वो उनको डिक्लेयर कर दिया जाता था कि दे आर नो गुड फॉर द स्कूल, या उनके पेरेंट्स को बुला के बेचारों को कुछ ना कुछ उनके बारे में कंप्लेंट्स चलती रहती थी कि जिनका दे हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम या इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है या कुछ और। तो वो जब मैंने वो रिसर्च करनी शुरू की उस प्रोजेक्ट के हवाले से, एज अ कंसल्टेंट मैं काम कर रहा था, तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें एजुकेशन के बारे में मिली, स्कूलिंग के बारे में मिली। उसके बाद से मैंने इसके ऊपर काफ़ी बात करना शुरू कर दी, और एक बहुत मेरा फेमस किस्म की एक प्रेजेंटेशन थी मेरी हाई लेवल के ऊपर इंटरनेशनल डोनर्स के साथ। तो उस पर मैंने बल्कि ये बात भी कही कि किसी ने कहा कि जी इट इज़ अ बेसिक राइट ऑफ अ चाइल्ड टू बी स्कूल्ड। तो मैंने उसको रोक के कहा कि जनाब नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बच्चे का बुनियादी हक स्कूल नहीं है, बच्चे का बुनियादी हक तालीम है। तो मैंने उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमने स्कूल और एजुकेशन को एक जैसी चीज़ समझना शुरू कर दिया। ये समझ लिया कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही होती है। तो उस पर फिर मैंने एक दो हवाले दिए, बाहर के वेस्ट के हवाले दिए, तो फिर वो खामोश हो गए। उसके बाद मुझे कई सालों के बाद उसी प्रोजेक्ट पे काम करने की आदत हुई, का मौका मिला कि मुझसे कहा गया कि जी एक किसी मुल्क में मसला था एजुकेशन के हवाले से, तो वो उसकी एनरोलमेंट बढ़ाना चाहते थे बच्चों के स्कूलों की। पाकिस्तान में भी उसमें फिर मैंने काम किया बाद में, लेकिन वो एक इंटरनेशनल स्टडी थी। तो उसमें ये था कि जी कोई बच्चों को स्कूल भिजवाने की या बच्चों को एजुकेट करने की कोई आप तरीका बताएं। तो मैंने जो उसमें रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस लिखी, उसमें मैंने ये इस तरह की रिकमेंडेशन लिखी जो कि जो आपकी मेन स्ट्रीम है उससे हट के थी, स्कूलों से हट के थी। क्योंकि इशू ये था कि बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, एनरोलमेंट जो उनकी ड्रॉप आउट्स बहुत हैं या एनरोलमेंट बहुत कम है। तो अंडरस्टैंड करना कि इन बच्चों को आप तालीम तो देनी है, तो तालीम देने के और क्या तरीके हो सकते हैं। तो मैंने नॉन कन्वेंशनल मेथड्स के ऊपर बहुत बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन बनाई थी। तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में भी कई जगहों पे कोर्ट हुई और वो इस्तेमाल होती रही। तो उस हवाले से मेरा काम था। तो फिर मैंने 2010 में इस पर अपना काम शुरू कर दिया, लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि दिस इज़ नॉट द ओनली वे, कि आप बच्चों को सिर्फ स्कूल ही भेज के नहीं आप तालीम दिलवा सकते, बहुत से तरीके हैं दुनिया में। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। इसका मतलब है कि तकरीबन 10 12 साल हो गया मुझे इस पे काम करते हुए, और तकरीबन उससे पहले 4 5 साल मैं इस पर रिसर्च करता रहा और इस पर लिखता रहा। अच्छा, अब इशू क्या है? मैं बहुत इश्यूज हैं, लेकिन मैं ये इश्यूज जो होते हैं ना, जो ये मेजॉरिटी इश्यूज हैं, ये आम आदमी को नज़र तो आते ही हैं, लेकिन शायद वो उसको वो मायने नहीं दे पाता
जो कि बिहेवियरल के लोग दे पाते हैं। तो मैं आपको बिहेवियरल के हवाले से इसके जो स्कूलिंग है, जिसे आप पब्लिक एजुकेशन या स्कूलिंग का मॉडल कहते हैं, उसमें क्या मसले हैं। लेकिन सबसे पहले तो इशू ये है कि ये एक फैक्ट्री मॉडल है। बच्चे ऑर्गेनिक बीइंग्स हैं और वो ऑर्गेनिक तरह से पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से, कुदरती नेचुरल तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन फैक्ट्री मॉडल क्या है? फैक्ट्री मॉडल ये जो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो हमने स्कूलों में भी, एजुकेशन में भी फैक्ट्री मॉडल लगा। फैक्ट्री मॉडल में क्या होता है? फैक्ट्री मॉडल में यही होता है कि आप एक जैसी प्रोडक्ट को उठाते हैं, रॉ मटेरियल जिसे आप कहते हैं, एक जैसे साइज़ के आलू उठा लिया आपने, उनको एक ही तरीके से काटा, उन सब आलू को जनाब फ्रेंच फ्राइज़ में डाल दिया, वो उसी तरह की स्टैंडर्ड चीज़ों से होते हुए आते हैं और आपके हाथ में आ जाते हैं। आप उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है जी, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त की स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। देखें, ये आलूओं की हद तक या आपकी प्रोडक्शन की हद तक तो ठीक है, लेकिन यही मॉडल जब एजुकेशन में आना शुरू हुआ तो उससे नुकसानात ये हुए कि हमने तमाम बच्चों को एक जैसा समझना शुरू कर दिया। और एजुकेशन के अंदर उसकी एग्जांपल ये है कि आप एक ही तरह के बच्चे, एक ही उम्र के बच्चे, एक ही सोशल क्लास के बच्चे एक ही तरह के स्कूल में डाल देते हैं और उसके बाद उन बच्चों को आप एक ही फैक्ट्री की तरह प्रोसेस में डाल देते हैं, उसी एग्ज़ाम में, उसी तरह की असेसमेंट में, उसी तरह के उनके जनाब तालीम और तरबियत और वही उनका करिकुलम। तो अब वो एक ही जैसी चीज़ बन के बाहर निकलते हैं, जैसे वो आलू एक जैसे बन के बाहर निकलते हैं। अब शायद आपको समझ आ रही हो कि ये जब आपको, जैसे मैंने बयान किया है, आपको एक आम आदमी को भी समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बनाई हुई चीज़, हर बच्चा डिफरेंट है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम फैक्ट्री मॉडल के ऊपर तमाम बच्चों को कुछ यूनिवर्सल बेंचमार्क के तहत परखने की कोशिश करता है और जो उस पर परख के पूरे नहीं उतरते उनको रिजेक्ट किया जाता है। एक ख़ास किस्म की पर्सनालिटीज़ को वो प्रमोट करते हैं, एक ख़ास किस्म के सब्जेक्ट्स वो पढ़ाए जाते हैं, ख़ास किस्म की जो क्वालिटीज़ हैं या जो उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको वो इम्तिहानों में नोट करते हैं, बाकी बच्चों को वो डिस्कार्ड किए जाते हैं। क्योंकि साफ ज़रा फैक्ट्री मॉडल में ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे को एक सेपरेट टीचर दे के उसके इंटरेस्ट का उसको पढ़ाया जाए। तो ये ऐसी बात ही है ना कि अगर आप एक ऐसा इम्तिहान बना लें जिसमें आप ये कहें कि जो जानवर दरख्त के ऊपर चढ़ेगा जल्दी से वो फर्स्ट आएगा, तो इसमें आप सोच लें कितने जानवर हैं जो दरख्त पे चढ़ ही नहीं पाएंगे, वो तो सारे फेल हो जाएंगे। इतने तो हाथी भी फेल हो जाएगा शेर भी फेल हो जाएगा, सिर्फ बंदर ही जीतेगा। तो मेरा ख्याल है एजुकेशन सिस्टम ने सबसे बड़ी ये गलती ये की कि ऑर्गेनिक बीइंग्स को, ऑर्गेनिक बच्चों को, अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक को हमने एक फैक्ट्री के मॉडल पे, नॉन इनह्यूमन मॉडल में तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। तो एक ये मैंने आपको उसकी मोटी मोटी सी एक समरी सी पेश कर दी है। अब अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछेंगे क्या इशू है, आप सामने जो छोटे हैं देखें, सबसे बड़ा इशू ये है कि क्लासरूम एक होमोजीनियस तरीके से होता है, जिसको आप कहते हैं ना, होमोजीनियस किसे कहते हैं, सारे एक जैसे। आपने देखा होगा हर स्कूलों में डिफरेंट सोशल क्लास के लोग आते हैं, उनकी आमदन भी आगे पीछे ही होती है, उनके घर का माहौल भी आलमोस्ट वही होता है। आप तो ब्रांचों तक ये हो गया होगा कि जनाब फलाने स्कूल की फलानी ब्रांच जौन सी है उसमें इस किस्म के बच्चे आते हैं। अब तो ये इतना फ़र्क आ चुका हुआ है। तो सारे बच्चों की उम्रें प्लस माइनस कुछ महीने होती है, एक ही सोशल क्लास के होते हैं। अब वो एक ही क्लास में एडमिट होते हैं, उसके बाद साल बाद सारे अगली क्लास में चले जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, स्कूलों का काम तो यह था कि बच्चों को दुनिया के लिए तैयार करते हैं। दुनिया कौन सी दुनिया ऐसी है जहाँ पे आपके इर्द गिर्द तमाम लोग आपकी उम्र के ही हों? तो उसका नतीजा ये निकला कि हमारे बच्चे जो स्कूलों से निकल रहे हैं अब वो सिर्फ अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ कंफर्टेबल है। वो बड़े, यानी कि बच्चों को बड़ों से अलहदा कर दिया, बच्चों को छोटों से अलहदा कर दिया। सोशल एस्पेक्ट इसके बड़े नुकसान आए कि वो बच्चे सिर्फ, आपने देखा होगा शादियों में ग्रुप्स बना के बैठे होते हैं, हर उम्र के अपने अपने जैसे बच्चे होते हैं। हम लोग तो घर में मेहमान आते थे, बाहर जाते थे, हम हर तरह के लोगों में, मेरे अपने ज़िंदगी में मेरे जो दोस्त थे वो मेरी उम्र से 8, 10, 12 साल बड़े होते थे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी से अपनी उम्र से पहले मैच्योर हुआ, मैंने पहले करियर एस्टेब्लिश कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब आप होमोजीनियस मॉडल में रहते हैं तो आप सब लोगों को
एक ही तरह से ट्रीट भी कर रहे हैं और आप उनको एक ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया दे रहे हैं जो असल दुनिया है नहीं। जिसका मतलब स्कूलों का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो कि बच्चों को दुनिया के लिए तैयार करना, वो तो दुनिया के लिए तैयार ही नहीं कर रहे, वो तो एक ऐसे माहौल के लिए तैयार कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि शायद फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वर्कर बना रहे हैं। तो दुनिया ऐसी तो है नहीं, दुनिया तो हेट्रोजीनियस है, दुनिया होमोजीनियस तो है नहीं। एक यहाँ तक कि हर घर हेट्रोजीनियस है। आप सोचें ना, एक फैमिली में कितने लोग होते हैं, कितनी उम्रों के होते हैं, कितनी नस्लों के होते हैं, आगे पीछे किस किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो ये कौन सी दुनिया में है जनाब, एक ही तरह के सारे बच्चे एक ही तरह के चलते हुए आ रहे हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सब ने जनाब एक ही साइज़ के चलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक ही क्लास सिस्टम के और एक ही उनका शौक है। तो ये मॉडल आया था ग्लोबलाइजेशन के लिए कि जी सारे के सारे दुनिया में सारे बच्चे एक जैसे सोचना शुरू कर दे। तो ये आपको नज़र आएगा सबसे पहला कसूर स्कूलों के साथ, सबसे बड़ा जुल्म जिन्होंने किया वो यह कि उन्होंने होमोजीनियस क्लासें बना दी हैं जो कि दुनिया में होमोजीनियस नहीं होती क्लासें। दूसरा ये है कि आपके पीयर्स जौन से हैं, जो आपकी फर्स्ट क्लास के आपकी क्लास फेलो मेजॉरिटी 80-90% वही सेकंड में चले जाएंगे, वही थर्ड में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि आप एक लिमिटेड ग्रुप के साथ ही कंफर्टेबल होंगे, आपके पीयर्स नहीं बदलते। जबकि होना तो चाहिए, लर्निंग तो ये है भाई, आप सोचें ना कि मैं अगर डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलूंगा, जितने लोगों से मिलूंगा उतनी मेरी लर्निंग होगी। कोई मुझसे आगे होगा, कोई किसी और माहौल का होगा, तो मैं भी बहुत फ्लेक्सिबल होऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने ही जैसे लोगों के साथ ही 10 साल के लिए एक स्कूल में चला जाऊं और हर साल मैंने उन्हीं के साथ अगली क्लास में चले जाना है, वो लोग वही के वही रहेंगे, तो साफ ज़रा कि मेरी लर्निंग भी उन्हीं के साथ रहेगी। इसका मतलब है जानबूझ के एक ऐसा मॉडल बनाया गया जिसमें बच्चे ज़्यादा ग्रो ना कर पाएँ, जल्दी आगे ना जा सकें, सब सारे इकट्ठे ग्रो करें, रुक रुक के ऊपर जाएं, एक बच्चा आगे ना जा पाए। वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी आपकी ग्रोथ, क्योंकि आप अपने ही जैसे लोगों के साथ बैठे हुए। तो एक दूसरा उसके साथ जो सबसे बड़ा बिहेवियर इशू है वो ये हुआ। तीसरा जो इशू नज़र आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे जो नज़र आता है ना, 3 से 4 महीने का सिलेबस होता है, जो कि क्योंकि स्कूलों ने कमर्शियल अदारे बन चुके हैं, उन्होंने फीसें लेनी होती हैं, माँ बाप की खाल उतारनी होती है, वो उसी 3-4 महीने के कोर्स को ना स्ट्रेच करके खींच के साल पढ़ाते हैं जानबूझ के, क्योंकि साल गुजारना है। तो वो इसका मतलब ये है कि जो काम आपको सोचें 26 साल का लड़का बाहर निकलता है, 27-28 में उसको नौकरी मिलती है, जॉब करता है, वो अपना घर का वज़न उठाने के लिए, अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं होता। आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम की मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी जो 17 साल की उम्र में फोर्स का कमांडर हो, कितने साल में उसने ज्वाइन किया हो, कितने साल में उसकी शादी हुई होगी, ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जो कि 26 साल तक आपको दुनिया में के लिए तैयार करता रहता है और दुनिया में जाने नहीं देता, दुनिया में आपको 27-28 साल में के बाद जाने देता है। इसका मतलब है कि ये एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसीलिए गया था। अगर ये बात मुझे समझ में आती है तो उनको भी पता है, लेकिन ये बनाया ही इसीलिए गया था कि लोगों को आदत डाल दी जाए ताकि ये फैक्ट्री में ही काम कर पाएँ, ये मुलाजमत पेशा लोग बने, ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रहें और ये अपने ही जैसे लोगों में इनको ऐसी बिहेवियरल ट्रेट्स डाल दिए जाएं कि सिर्फ ये अपने ही जैसे लोगों में, अपने ही टीम के साथ, अपने ही कुलीग्स के साथ कंफर्टेबल रहें और इनको इनमें सब्र और तहम्मुल बैठ जाए। 3-4 महीने आराम से टिच करके ये लगे रहें और ये कहीं जल्दी में वो ना कर, ताकि इनसे खूब कमाया जाए, इतने सालों इनको पढ़ा के इनके माँ बाप से भी पैसे लिए जाएँ। तो ये ना हो कि हम जनाब MA का कोर्स जो है, मास्टर लेवल का कोर्स जो है ना, वो 16 साल की बजाय हम जनाब वो जल्दी ख़त्म कर दें, एजुकेशन कहीं जल्दी शॉर्ट ना कर दी जाए। तो इसलिए शायद 3-4 महीने के सिलेबस को वो स्ट्रेच करते हैं कि 1 साल से पहले क्लास में ख़त्म ना हो, तो जो कि गलत है, क्योंकि जितनी जल्दी आपने दुनिया में जाना है, आप उतनी जल्दी ही दुनिया में रह के दुनिया के बारे में सीखा जाता है कि दुनिया से हट के दुनिया के बारे में सीखा जाता है क्लासरूम में बैठ के। आप फ़र्ज़ करें एवरेज 60 साल उम्र है, 28 साल तो 27 साल तो आपने जनाब यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों में गुजार दिए, उसके बाद आपके पास कितने साल हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी बनाने के लिए। तो एक ये चीज़ मुझे नज़र आई जो कि बहुत गलत है, स्कूलों के अगेंस्ट जाती है, एजुकेशन कन्वेंशनल एजुकेशन के अगेंस्ट जाती है। इसी तरीके से आपको भी पता है कि स्कूलों में क्लासरूम्स होते हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की एक क्लास होती है, फिर अगला सब्जेक्ट, फिर अगला सब्जेक्ट, फिर अगला सब्जेक्ट। जबकि बिहेवियर साइंस ये कहती है कि
ये ना डिस्ट्रैक्शन होती है इस तरीके से, मसलन फोकस नहीं हो पाता। आपको सोचें जब आप बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाते हैं तो आप कैसे करवाते हैं? आप उनको स्कूल से उठा लेते हैं, उसके बाद वो हिफ्ज़ में डाल देते हैं, वो बच्चा साल के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है। लेकिन अगर वो उस तरीके से हिफ्ज़ करने की कोशिश करे जिस तरीके से हमारे स्कूलों का निज़ाम है कि आधे घंटे के लिए आपको जनाब कुरान पढ़ाया जाए, उसके बाद आपको इस्लामियात पढ़ाई जाए, फिर आपको ड्राइंग पढ़ाई जाए, फिर आपको मैथ पढ़ाया जाए, फिर फिजिक्स पढ़ाई जाए, फिर केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, तो मेरा ख्याल है 20 साल की तरह 20 साल के बाद भी बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इसका मतलब जानबूझ के ये किया गया ताकि बच्चों का फोकस ना हो सके, एक सब्जेक्ट उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, फिर जनाब ब्रेक हो जाएगी। जानबूझ के पीरियड्स बनाए गए, क्लासेस बनाई गई, बजाय इसके कि आप उनको फोकस है बच्चों की ग्रोथ के साथ मुताबिकत रखते हुए आप उन्हें जब मैथ्स या इस तरह के सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं रैशनल सब्जेक्ट्स जो उनसे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, वो आप इकट्ठे पढ़ा देते। तो मेरा ख्याल है अगर आप उस तरीके से पढ़ाएं तो एक बच्चा 2-3 साल के अंदर 10 साल का मैथ्स कवर कर सकता है। लेकिन वो क्लास की वजह से उसको नहीं कवर करने दिया जाता, उससे रोका जाता है ताकि वो पूरे साल के बाद फिर अगली क्लास में जाए, फिर अगले साल फिर मैथ पढ़ना शुरू कर दे, उस क्लास का मैथ पढ़ना शुरू। तो ये सिस्टम जानबूझ के ऐसा बनाया गया ताकि बच्चे उसमें कंसंट्रेट ना हो, उनका फोकस ना हो पाए, वो जल्दी आगे टाइम से आगे अपनी उम्र से आगे ना निकल जाएं। देखिए इसके अलावा हमें बिहेवियर साइंस में एक ये भी पता है कि जब विलिंगनेस होती है ना तो बच्चे जो उनसे है ना वो हमेशा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है ना, तो कोई किसी शोबे में भी चले जाएं, जब ख्वाहिश होती है तो लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। बदकिस्मती से हम बच्चों को स्कूल उस उम्र में भिजवाते हैं जबकि वो रेडी नहीं होते, यानी कि वो स्कूल में नॉन विलिंग जाते हैं। जो उनका खेलने उछलने कूदने का टाइम है, जो टाइम उनका माँ बाप के साथ गुजारने का टाइम है, जो उनकी दुनियादारी में इमोशनल स्किल सीखने का टाइम है, माँ बाप को देखते हैं, इधर से देखते हैं, उससे सीखते हैं, माँ बाप के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, घर में मेहमानों से सीखते हैं, बाहर जाके ग्रॉसरी शॉपिंग से सीखते हैं और अपनी डेवलपमेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने दूसरी या तीसरी जमात का मैथ ही पढ़ना है तो आपको समझ आएगी कि 2 + 2 4 होते हैं। आप मैथ्स पढ़ने के 36 और तरीके हैं। आप जनाब बच्चों को ग्रॉसरी कराते हुए भी आप उन्हें बता दें ये 100 रुपया है, ज़रा सोचें हैं इस ग्रॉसरी के अंदर आपने ये 4 चीज़ें उठानी है, कौन सी उठाएंगे, वो भी आपको 100 रुपये की कैलकुलेशन करके बता देंगे। देयर आर 100 वेज। तो ये नॉन रेडीनेस बच्चों को सबसे ज़्यादा जो इतनी प्रॉब्लम आती है, वो बच्चे नॉन रेडी होते हैं जब उनको हम स्कूल भिजवा देते हैं, और वो इसी तरीके से माँ बाप के साथ भी अटैच रहते हैं। और ये जानबूझ के किया गया, जबकि इसके ऊपर उन्हीं की स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि इसके ऊपर एक अटैचमेंट थ्योरी है। जो बच्चे माँ बाप के साथ वो टाइम नहीं गुजारते जो उनको गुजारना चाहिए कम से कम ज़िंदगी के 6 साल, वो तो और वो जल्दी से स्कूलों में भिजवा दिए जाते हैं प्ले ग्रुप में के नाम पे या किंडरगार्टन के नाम पे। वो माँ बाप के साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं होती, वो पीयर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जबकि इसका मतलब है कि अगर ये स्टडीज़ बता रही हैं उसके बावजूद भी स्कूलों में ये हो रहा है, दैट मीन्स कि वो चाहते ही हैं कि ये बच्चे माँ बाप के इन्फ्लुएंस से निकल के स्टेट के या पब्लिक के इन्फ्लुएंस में या अपने पीयर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो एक सबसे बड़ा ये है कि नॉन रेडीनेस का। इसी तरीके से स्कूल में आपने देखा होगा लिमिटेड चॉइसेस होती है सब्जेक्ट्स की। मेरा बच्चा है, उसका फ़र्ज़ करें मैथ्स में है इंटरेस्ट है, सोशियोलॉजी में है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, जोग्राफी पढ़ना चाहता है, तो मैं उसको घर में पढ़ाऊँ जो मर्जी 50 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ, लेकिन स्कूल में सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं 5, 7, 8 सब्जेक्ट्स जो कि ज़रूरत होती है। तो बच्चे का फोकस नहीं रहता, वो टनल विजन हो जाती है। उसको सिर्फ वही 6 सब्जेक्ट्स पता है, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये क्यों किया गया? अगर एजुकेशन का काम ये है कि बच्चे को दुनिया के लिए तैयार किया, तो दुनिया में तो 36,000 चीज़ें हो रही हैं, करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, मईशत के ऊपर सारे लोगों के इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। कल बच्चों ने शादियां करनी हैं, वो एक सोशल बीइंग है, उसे ना वो पता है, उसे ना सिविक का पता है, ना उसे सोशलाइजिंग का पता है, ना उसे कम्युनिकेशन का पता है, ना उसे इंटरपर्सनल स्किल्स का पता है, ना उसे जनाब पर्सनैलिटी थ्योरी का पता है, ना साइकोलॉजी का पता है, ना उसे हेल्थ का पता है, ना उसे हाइजीन का पता है, उसे कुछ भी नहीं पता, उसे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है। तो भाई ये यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 4 सब्जेक्ट साइंस के पढ़ के आप दुनिया में सीख जाएंगे, बाकी जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का वो किधर चला गया, वो कौन पढ़ाएगा, वो कब पढ़ाया गया, वो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? तो वो सिर्फ लिमिटेड चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स एक सबसे बड़ी तबाही है कि बच्चों को किसी ख़ास मकसद के लिए तैयार किया जाता है और उन सब्जेक्ट्स का उनका एक्सपोजर नहीं दिया जाता जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने चाहिए। मेरा फ़र्ज़ करें
जो आपके सब्जेक्ट्स है, सोशल साइंसेस कहते हैं, एक बच्चा वो पढ़ना चाहता है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये इसका इम्तिहान है या नहीं, ये मेरा स्कूल का सब्जेक्ट है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है माँ बाप को उसको केटर करना चाहिए, चाहे वो 20 सब्जेक्ट्स पढ़े, चाहे वो 25 सब्जेक्ट्स पढ़े, उसका जो इंटरेस्ट है उसको पढ़ाएं, इम्तिहान देने की हद तक, चाहे वो सबका इम्तिहान दे, चाहे ओ लेवल्स में जाके फिर 5 का इम्तिहान दें। लेकिन ये जो है ना, एक लिमिट डाल दें कि जी ओ लेवल्स में क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हैं इसलिए आपने 8 ही पढ़ने, या मैट्रिक में 8 हैं तो आपने पढ़ने, बाकी आप छोड़ दें, दैट इज़ रॉन्ग। तो ये एक लिमिटेड चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट जो सी हैं, ये एक टनल विजन देती हैं, बच्चों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं देती। इसके अलावा एक जो चीज़ नज़र आती है, कई बच्चे होते हैं जिनको एक स्पेशल टेंशन चाहिए होती है, उनमें कुछ ऐसी गॉड गिफ्टेड स्किल्स होती हैं जो कि आम आपकी चीज़ों में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। आपको एक बच्चा उसमें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, उसको इससे इंटरेस्ट नहीं है, तो होना तो ये चाहिए कि हम उसे किसी क्रिएटिविटी के सब्जेक्ट में डालें। लेकिन स्कूल क्या करता है, उसको मैथ्स में फेल करके उसके माँ बाप को बुला के कहता है, वो बेचारे ट्यूशन पढ़ा के उसको मैथ्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो बच्चा सारी ज़िंदगी इसी एहसास कमतरी में रहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे नंबर नहीं आए। तो ये बच्चों के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच जो सी है, ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग जो सी होती है, ये उनके लिए किलर है। हर बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट का मास्टर है, लेकिन वो सब्जेक्ट है नहीं, या वो स्कूलों का निज़ाम नहीं है जो देख सके। मैं एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम तो ये होगा जो क्लास में बैठे हो 40 बच्चों को कहे तुम सब फर्स्ट आए हो, तुम मैथ्स में फर्स्ट हो, तुम फिजिक्स में फर्स्ट हो, तुम डिसिप्लिन में फर्स्ट हो, तुम क्रिएटिविटी में फर्स्ट हो, तुम इसमें फर्स्ट हो। एजुकेशन तो ये है कि आप बच्चे का पोटेंशियल देखें और देखें कि ये बच्चा किस चीज़ में फर्स्ट है, बजाय इसके कि आप अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक कहें। और ये स्कूलों में ऐसे ही साफ है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 40 लोगों की क्लास को हर एक को सेपरेट पढ़ाएं। तो ये उसका नुकसान है, जो कि इसको हम फैक्ट्री मॉडल ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों में क्रिएटिविटी की कमी आती है स्कूलों में, क्योंकि अपने ही जैसे बच्चों के साथ हैं, एक बच्चा अगर क्लास से आगे है तो उसको क्लास से आगे जाने नहीं दिया जाता। अगर वो कोई और बात कह देता है जो टीचर नहीं उसको इस क्लास में पढ़ाना चाहती है या बताना चाहती, टीचर उसको शट अप कॉल दे देती है, बजाय उसके कि उसको स्टैंड आउट किया जाए, उसको जनाब अप्रिशिएट किया जाए, उसको बुला के आगे बिठाया जाए कि इसकी क्लास प्रमोट की जाए। उसको डिस्करेज किया जाता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी शो ना कर पाए, या वो उस स्टैंडर्ड जवाब जौन सा है उससे हट के वो कोई जवाब ना दे पाए जो टीचर के दिमाग में है, या जो किताब में उसका जवाब लिखा हुआ है। वो कहते हैं ना कि जवाब तो आप जिस बच्चे ने जो बनाई है तस्वीर, उससे पूछेंगे ये तस्वीर क्या है, वो पता नहीं, आप टीचर को भी ऐसी कोई चीज़ बता दे, शायद टीचर को भी ना बताओ, लेकिन टीचर को दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट है कि जनाब पहाड़ कैसा होता है या जनाब दरिया कैसा होता है, इसीलिए तो वो टीचर है। शायद अगर उसके अंदर भी क्रिएटिविटी होती तो शायद वो कुछ और कर रहा होता, लेकिन वो सिर्फ टीचर की नज़र से या जो सिलेबस है उसकी नज़र से उस बच्चों को रोका जाता है और वही स्टैंडर्ड मॉडल यूज़ किया जाता है। जबकि बच्चा से पूछना चाहिए कि बेटा आपने ये बनाया, मुझे बताओ कि ये आपने क्या बनाया, ताकि मेरी भी एनलाइटमेंट हो कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई टीचर भी अपने बच्चे स्टूडेंट को बुला के ये तो नहीं कहती बेटा मुझे आपने बताया, आपने सवाल का ये जवाब दिया, आपने क्यों दिया है, ऐसा तो नहीं होता। तो बेसिकली क्रिएटिविटी जौन सी है वो डिस्करेज होती है। ये जो एजुकेशन है इसके अंदर एक मुझे से एक लतीफ़ा याद आया। वो चंद ही दिनों पहले हमारा एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें ये शेयर हुआ। उसमें कहा गया कि जनाब एक स्कूल में एक टीचर ने सवाल पूछा बच्चों से कि जो शुदा का लफ्ज़ है ना, एक होता ना शुदा का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करो, मुहावरे में इस्तेमाल करो। तो एक बच्चे ने लिखा शादीशुदा, गुमशुदा, तबाहशुदा और ख़त्मशुदा। उसने ये 4 जुमले बना दिए कि जी ये शुदा का आपने पूछा वर्ड बनाया तो मैंने बता दिया, शादीशुदा, गुमशुदा और जनाब तबाहशुदा और ख़त्मशुदा। टीचर ने उसको 5 में से 10 नंबर दे दिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि जी टीचर ये सवाल अगर मेरा ठीक भी है तो मुझे 5 मिलने चाहिए थे, मैं 10 क्यों दे दी। मैं क्रिएटिविटी के बारे में मुझे लतीफ़ा याद आया तो मैं वो आपको सुना रहा हूँ। तो टीचर ने कहा बेटा 5 नंबर तो मैंने तुम्हें दिए कि तुम्हारा सवाल का जवाब ठीक है, और 5 नंबर मैंने तुम्हें क्रिएटिविटी के दिए हैं
कि तुम्हारे सवाल के जवाब की तरतीब भी ठीक है। शादीशुदा, पहले तुम शादी करोगे, फिर तुम गुमशुदा बन जाओगे, फिर तुम तबाहशुदा हो जाओगे, और फिर तुम खत्मशुदा हो जाओगे। तो उसने कहा 5 नंबर तो तुम्हारे इसके हैं कि जनाब सवाल तुमने जुमला सही बनाया है, 5 नंबर तुम्हारे क्रिएटिविटी के, तुमने तरतीब भी सही रखी है। इसी तरह के एक और कई लतीफ़े कि जनाब एक वर्ड था, उर्दू के टीचर ने कहा शराफत को डिफाइन करें। अब मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शराफत। तो देखें, शराफत में तो उसने लोगों ने बताना शुरू कर दिया, शरीफ आदमी ऐसा होता है, शरीफ आदमी ऐसा होता है, नेक होता है, ये होता है। एक बच्चे ने लिखा इसमें शर भी है और आफत भी। अब टीचर ने उसको फेल कर दिया। जबकि देखा जाए तो सोचो इस बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है कि एक आम आदमी, इसके लिए तो मेरा गुरु साइंस का कई लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि यार वाकई इसमें शर भी है और आफत भी है। अब वो बच्चा, तो मेरा ख्याल था कि उसको तो आप फर्स्ट करके उसको तो जनाब आप स्कॉलरशिप पे कहीं पढ़ा देते। यार इतनी क्रिएटिविटी है, तो टीचर ने कभी नहीं सोचा कि इसमें शर भी है और आफत भी है। तो अब लेकिन अगर स्कूल में आप चले जाए और उर्दू का इम्तिहान हो रहा हो तो वो तो बेचारा फेल हो जाएगा। उसे तो कोई नहीं बताने लगा कि बेटा तुम्हारा जवाब टेक्निकली ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ऑन द लाइटर नोट, स्कूलों में ये जो क्रिएटिविटी है इसकी काफ़ी कमी होती है। और बाद में जब ये लोग बाहर निकलते हैं बच्चे, तो हम इनको कहते हैं अच्छा बेटा तुम क्रिएटिव हो जाओ। भाई उसके तुमने 26 साल कोशिश करके उसके अंदर से क्रिएटिविटी निकाल के ख़त्म कर दी है, और जितनी उसके इश्यूज आए हैं फिर आप कहते हैं यार तुम सोशल हो जाओ, या लोगों से, सब लोगों से घुला मिला करो, या जनाब तुम्हारे में ADHD हो गया है, तुम फोकस करना सीखो। वो 26 साल तो आप उसे फोकस नहीं करने देते, 26 साल आप उसे क्रिएटिव नहीं होने देते, 26 साल आप उसकी एजुकेशन कि जब तक वो होता है उम्र में, आप उसे जनाब होमोजीनियस क्लासरूम में बिठा के पढ़ाते हैं। अब उसके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको ये सारी चीज़ें आ जाएँ, तो ये दिस इज़ नॉट राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरी एजुकेशन सिस्टम जो सा करंट चल रहा है, जिसको आप ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। दुनिया में कई लोग हैं जिस पे जो इस पे बोलते हैं, जो बताते हैं, और कई मुल्कों में पुराने एजुकेशन सिस्टम को अबैंडन कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी भी चल रहा है। फिनलैंड उनमें से एक मुल्क है, तो कई जिसकी एजुकेशन दुनिया में सबसे बेहतरीन समझी जाती है, कई लोग हैं जो उसका फॉलो कर रहे हैं कि जहाँ से वो जो जिस क्लासरूम एजुकेशन को हम समझते हैं, सिंगापुर एक और मुल्क है आपके सामने।